Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 27 regarding the course issues in accounting practices, and today's our topic of lecture is financial statement analysis. As we are on the third part of our course outline, that is regarding decision tools. So now starting with the financial statement analysis, क्योंकि अब हम सारी चीजें किस पे आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था दैट इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसमें हमने रिविजिट किया था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे आपको ओवरऑल डिसीजन करने में मदद देती है। वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। So today we are starting with our overall financial statement analysis. कि financial statement analysis actually होता क्या है, किस तरह वर्क करता है, कैसे चलता है। We are going to study today like this. That is financial statement analysis. First of all, learning objectives: discuss the needs of comparative analysis, identify the tools of financial statements, explain and apply horizontal and vertical analysis, identify, compute the ratios related to profitability, liquidity and solvency. Understand the concept of earning power and how irregular items are being presented. Understand the concept of quality of earnings. These all things are going to be studied today. ये हम लोग आज सारा स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। दीज ऑल आर नोन एज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन देयर इज इट इज हाउ द वेब इज बीइंग डिजाइन्ड, यानी ये पूरा वेब है जो हमने आज स्टडी करना है, जिसमें पूरे लेक्चर में हमने स्टडी करना है। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस को देखेंगे, देन रेशियो एनालिसिस देखना है, देन अर्निंग पावर्स को देखना है एंड इरेगुलर आइटम्स को देखना है, एंड देन देयर इज अ क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स दैट वी हैव टू स्टडी एट दिस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीड फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, टूल्स फॉर एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस में देखेंगे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ये कैसे बना दी जाती है और क्या इनका रोल है। देन रेशियो एनालिसिस, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड देन समराइज देम। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग टूल्स, तो यहाँ पे समराइज करना बहुत जरूरी होती है एक चीज को। अर्निंग पावर एंड इरेगुलर आइटम्स की डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या को कैसे हम उस पर डिसीजंस लेने होते हैं, क्या किस तरह वो डिसीजंस में हमारे मदद दे सकती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितने भी हैं उसमें भी कितना डिसीजन हमारी मदद दे सकता है। चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमारे कितनी मदद हो सकती है डिसीजंस में। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना डिसीजन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग मेथड, प्रोफॉर्मा इनकम या इनप्रॉपर इनकम, ये सारी चीजें हमने स्टडी करनी है इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, basis of financial statement analysis. Analyzing financial statement involve characteristics, comparison basis and tools of financial analysis. तीन चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं when talking about financial statement analysis. अभी तक हमने क्या किया, बुक कीपिंग की है, इनकम स्टेटमेंट बना ली, बैलेंस शीट बना ली, बोथ वी हैव डेवलप्ड बोथ थिंग्स। अब होगा क्या कि जब हमने दोनों चीजें इसमें आराम से बना ली, कंपैरिजन बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना ली, टूल्स ऑफ एनालिसिस भी कर ली, सब एवरीथिंग इज बीइंग डन। Now what happened? There is something that is known to be a characteristics. कुछ characteristics हैं कि liquidity, देखिए अब बैलेंस शीट बनती है, उसके अंदर आपके पास करंट एसेट्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं, करंट लाइबिलिटीज भी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी होती है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वो सारी चीजें किसी ना किसी चीज की निशानदेही कर रही होती है। मैं कहूं कि हमारी कंपनी कितनी लिक्विड है कि फौरन बड़ी सर्कुलेशन में पैसा ले आ सकती है। अब जब सर्कुलेशन ऑफ मनी चेक करनी है तो सबसे पहली चीज हम बात क्या करेंगे, लिक्विडिटी की। मैं कहूं कि हमारी कंपनी कितनी लिक्विड है, इस चीज पे डिसीजन कौन देगा, वी यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू मेक द डिसीजन। देन मैं कहता हूं मेरी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिट के 3-4 मैयर है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, एवरीथिंग इज देयर। उनको कैसे मैयर किया जाता है, किस तरह मैयर किया जाए, कितना अच्छी परफॉर्मेंस है वो फिर किस तरह मैयर की जाएगा, थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। देन सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी वुड ऑल्सो बी मैयर्ड कि मेरे कंपनी कितनी ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड है, मेरी फर्म्स कितनी ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड काम करती हैं। So these things are involved in the characteristics. Comparison basis आती हैं then कि देखिए अब
ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, दीज आर रिलेटेड टू रिलेटिव नेचर, कि रिलेटिव नेचर का है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैं कहूं अच्छा इसका ये आंसर आया तो ये ठीक है, नहीं, मैं जब तक डिसीजन नहीं दे सकता टिल वी हैव समथिंग टू कंपेयर, जब तक मेरे पास कोई चीज कंपैरिजन को नहीं है। आइदर मैं कहूं कि मेरे पास इंट्रा कंपनी यानी कि कंपनी के अंदर ही उसके पिछले सालों का डाटा पड़ा है, उससे कंपेयर करूं, यानी आई रिक्वायर सर्टेन थिंग्स टू कंपेयर। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ रिलेटिव मेजरमेंट रादर देन एब्सोल्यूट मेजरमेंट, कि इसका ज्यादा ताल्लुक रिलेटिव मेजरमेंट से है रादर देन एब्सोल्यूट मेजरमेंट से। सो इट मीन्स कि यहां पे हम लोगों ने जब भी बात करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मेजरमेंट्स रादर देन एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स। ये याद रखिएगा कि यहां पे हम लोग हमेशा रिलेटिव, हमें कोई ना कोई बेस चाहिए जिससे हम कहेंगे यार ये इससे ज्यादा या इससे कम है, तब हम इसे डिसीजन दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ये इंडस्ट्री है, तो आपकी वैल्यू या तो इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी। तो जब इससे कम या ज्यादा होगी तो इसका मतलब है यू रिक्वायर सम रिलेटिव मेजर्स। मैं कहूं अगर मेरी सपोज करंट रेशियो 2 है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता ये अच्छी है या बुरी है टिल आई नो कि इंडस्ट्री का है। अगर मैं इसे अच्छी कहता हूं, पता लगा इंडस्ट्री 7 पे बैठी है, 7 आई हुई है करंट रेशियो, तो तब तो मैं कहूंगा इंडस्ट्री बहुत बुरी है। लेकिन अगर मेरे पास इंडस्ट्री कोई वैल्यू नहीं है और सिर्फ मैं 2 कह रहा हूं, तो दैट मीन्स कि देयर इज नथिंग। हाँ, मैं कहूं पिछले साल जो थी वो 1.5 थी, आज 2 हो गई, तो मैं कहूंगा हाँ दैट इज नाउ इंप्रूविंग, मीन्स आई हैव समथिंग टू कंपेयर, वो जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो दैट इज द इशू, उससे हम लोगों ने सही रिजल्ट्स या सही एनालिसिस या सही रिकमेंडेशंस नहीं कर सकते। देन टूल्स ऑफ एनालिसिस है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड जीरो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेशियोज। टूल्स ऑफ एनालिसिस में क्या आता है? हॉरिजॉन्टल। अब बैलेंस शीट को एक तो ये आ गया कि कंपनी बेसिस चाहिए, कुछ टूल्स क्या है एनालिसिस के, एक तो है रेशियोज। रेशियोज हम देखते हैं क्या क्या हो सकती है। एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जिसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है कि दैट इज नोन एज इंडेक्स एनालिसिस, और वर्टिकल एनालिसिस को कहा जाता है दूसरे वर्ड्स में दैट इज अ कॉमन साइज एनालिसिस। यानी 2 नाम है इनके, हॉरिजॉन्टल इज आल्सो नोन एज इंडेक्स एनालिसिस, वर्टिकल इज आल्सो नोन एज योर कॉमन साइज एनालिसिस। यानी बोथ विल बी रिक्वायर्ड ऑन दिस स्पेसिफिक केस, कि जब भी हम बात करेंगे तो ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। सो इन दैट केस टूल्स ऑफ एनालिसिस आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेशियोज एनालिसिस। Now, horizontal analysis, also called as trend analysis, we have also seen that, is a technique for evaluating a series of financial statement data over a period of time. यानी ये वो टेक्निक है for evaluating a series of financial statement data over a period of time, यानी कि इसमें क्या करते हैं, evaluate करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको इवेल्युएट करते हैं। इट्स पर्पस इज टू डिटरमिन द इंक्रीज और डिक्रीज दैट हैज टेकन प्लेस, यानी इसका पर्पस क्या है, टू डिटरमिन द इंक्रीज एंड डिक्रीज दैट हैज टेकन प्लेस, यानी जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज आया है और जो उसकी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज कॉमनली अप्लाइड टू द बैलेंस शीट, यानी किसमें अप्लाई होता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। यानी कि हम इसमें हर चीज को ट्रेंडिंग कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, कि मैं कहूं कि अच्छा पहले साल सपोज 2006 का डाटा है, आपने 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपने कहा कि मैंने इसे कंपेरिजन करना है। आप कहते हो मेरा बेस ईयर जो है वो है 2006, आपने सारों को 100% कर दिया। नाउ 100% तो आपने कर दिया, मैं कहूं कि अच्छा पिछले साल से इस साल नेक्स्ट साल कितने इंक्रीज आया, तो आप परसेंटेज में शो कर देंगे। आप कहेंगे कि जी 120% ऑफ प्रीवियस ईयर, मींस का मतलब है कि इस दफा 20% हायर देन प्रीवियस आया है, तो उससे हम कहेंगे 120%। उससे नेक्स्ट ईयर वो कहता है जी 160%, दैट मींस बेस ईयर का 160% नेक्स्ट टाइम आंसर आया। और किस तरह वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, सिंपल केस है, दैट इज ओवरऑल यू कैन से दैट कि सपोज बेस ईयर एसेट्स आर 1 lakh and this year assets are 150 lakh, तो 150,000, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दैट वी हैव आंसर ऑफ 150%। क्या आंसर आएगा, 150%। किसका, बिकॉज दैट आंसर विल बी यूज्ड एज अ एनालिसिस फॉर द बेस ईयर, इसी को यूज करेंगे फॉर द बेस ईयर, यानी एनालिसिस ऑफ बेस ईयर हम इसी के थ्रू ही करेंगे। नाउ दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। और से देखें 2007, 2006 आ गए, यहां पे अब ये पूरे का पूरा देखें तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो रहा है। दैट इज यू कैन सी दैट
2007 और 2006 दो डेटा दी हुई। अमाउंट यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 75,000 आ रहा है, 167,500 आ रहा है, 2,500। लायबिलिटी का सेम है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का क्या। नाउ अभी मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे कि हम जब भी बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि दैट यू आर गोइंग टू सी दैट करंट डिवाइड बाय बेस इनटू 100। तो यहां पे आंसर क्या आ गया था 150%। लेकिन इंक्रीज अगर मैं निकालू सिर्फ इंक्रीज, नेट इंक्रीज कितना है, तो मैं यही कहूंगा ना 50%। तो दैट 50% इज लाइक दिस। तो ये यहां पे सिर्फ उसने नेट इंक्रीज बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है उसने, नेट इंक्रीज बताया हुआ है इन योर ओवरऑल फ्रॉम 2006 टू 2007। इन ऑल द केसेस इट इज इन द सेम फॉर्म। ये इसी फॉर्म पे ही यूज हुआ है इन ऑल द केसेस, ठीक है। दीज चेंजेस सजेस्ट दैट कंपनी एक्सपेंडेड इट्स एसेट बेस ड्यूरिंग 2007 एंड फाइनेंस दिस एक्सपेंशन प्राइमरी बाय द रिटेन्ड इनकम। अब ये एनालिसिस कैसे किया, गौर से देखें तो रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, 38% इंक्रीज आई है। कितनी आई है, 38% इंक्रीज आई है। तो वो कह रहा है कि जितने भी फाइनेंस दिस एक्सपेंशन, यानी कंपनी ने एक्सपेंड इट्स एसेट, एसेट्स को उसने क्या किया, एक्सपेंड किया है। और वो कितना एक्सपेंड किया, 2,40,000 से एक्सपेंड किया है, यानी 2,40,000 से उसे एक्सपेंड किया है। और वो कहां से फाइनेंसिंग की है उसने, मोस्टली जो फाइनेंस हुई है दैट इज थ्रू रिटेन्ड इनकम। किसके थ्रू हुई है, रिटेन्ड इनकम से, रादर देन अज्यूमिंग एडिशनल लॉन्ग टर्म डेट। एडिशनल लॉन्ग टर्म डेट नहीं यूज किए गए। Now further, that is the previous one is the balance sheet. Now it's a sales. Sales का ओवरऑल यानी यूं समझ लें that's for the income statement. अब इनकम स्टेटमेंट का भी गौर से देखें तो यहाँ पे उसने नेट इंक्रीज निकाला है। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा that is of net increase। और नेट इंक्रीज इतना आ रहा है, इसमें डिक्रीज आ रहा है, इसमें भी इंक्रीज, then there is a decrease, then there is a डिक्रीज, देन देयर इज अ डिक्रीज। तो गौर से देखें तो डिक्रीज किस किस में आ रहा है, सेल्स रिटर्न्स में आ रहा है, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न्स में है ओवरऑल पे। एंड देन अब यहां पे भी सेल्स रिटर्न्स में इंक्रीज आया है, यहां पे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी डिक्रीज आया, और नीचे देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी डिक्रीज आया। क्यों डिक्रीज आया इंटरेस्ट एक्सपेंस में, बिकॉज हमने प्रीवियस में देखा था तो डेट जो थे वो लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस हो गए थे। तो जब रिड्यूस हो गए तो इसका मतलब है इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा। क्या होगा, इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा। तो जब वो इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा तो इट मींस कि दैट देयर इज सम रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम आगे चलेंगे। देन रिटेन्ड अर्निंग में हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सिर्फ उधर पे ही नहीं रहता उन दोनों स्टेटमेंट में, बल्कि रिटेन्ड अर्निंग में भी ये चीज सामने रहती है। कैसे रहती है, लेट्स सी। रिटेन्ड अर्निंग जनवरी 1 कितनी है, 525,367 2006 से बढ़ के उतनी हो गई है, 148 का इंक्रीज आया है। नेट इनकम में 26.5 का इंक्रीज आया है, डिविडेंड में 2.0 और टोटल रिटेन्ड अर्निंग में 38.6 का डिफरेंस आया है। यानी दीज ऑल आर द परसेंट इंक्रीज। और ये सारी चीजें आपकी क्या शो कर रही हैं, दीज आर द इंक्रीज। वी सॉ इन द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट दैट ending retained earnings increased by 38.6, same is the case over here. As indicated earlier, the company retained a significant portion of net income to finance additional plant asset, यानी वो उसने retaining ज्यादा की हुई है for financing the additional plant facility, यानी additional plant facilities को fill up करने के लिए उसने additional इसमें रोका हुआ है, यानी retained earning अपने पास रखी हुई है। Now there is a vertical analysis. Vertical analysis also called common size analysis is the technique. ये क्या है, common size analysis is a technique that expresses each financial statement item as a percentage of base amount. इसे हम दूसरा नाम कहते हैं common size statement, जिसमें क्या होता है कि each financial statement को उसकी base amount से परसेंटेज में देखते हैं कि कितनी परसेंटेज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल बेस अमाउंट इन बैलेंस शीट क्या होगी, ऑब्वियसली इट्स अ टोटल एसेट। और इनकम स्टेटमेंट में कौन सी होगी, इन इनकम स्टेटमेंट इट्स सेल्स। तो दीज आर बेस अमाउंट। अब मैं देखूंगा सेल्स का कितना परसेंट एडमिन एक्सपेंस है, सेल्स का कितना परसेंट सीजीएस है, सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है,
सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट है। सेम इज द केस विद बैलेंस शीट, आप दोनों साइड पे देखेंगे कि कितनी कितनी आपने लेनी है, यानी कितने परसेंट ऑफ टोटल एसेट जो है वो करंट एसेट है। So that means we are now finding the percentages. On income statement, we might say the selling expense are 60% of net sales. That is what I am talking about. ये मैं क्या कहूंगा, that is a 50% of net sales. Vertical analysis is commonly applied to the balance sheet and income statement. Vertical analysis किस में अप्लाई होता है? Commonly applied to balance sheet and income statement. दोनों में अप्लाई हो रहा होता है क्या चीज? Vertical analysis. ये balance sheet, income statement both का ये पार्ट होता है। Here it is the vertical analysis. You can see that current asset परसेंटेज में निकाले। अब यहां पे देखें तो सारी जगह पे इसको उसने assume किया that 1.83 मिलियन जो है that is your overall total asset, और से उसने कंसिडर किया that is 100%। अब इस 100% में 55% क्या है? करंट एसेट, 43% प्लांट एसेट और बाकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और सेम इज द केस विद 2006, इधर पे भी उसने पूरे टोटल को क्या किया है? 100% कंसिडर किया। नाउ देयर इज नो लिंक विद द प्रीवियस ईयर, अपने ही ईयर्स में आपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी आपको प्रीवियस ईयर से कोई लिंक नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि आपकी टोटल एसेट्स में से इस दफा कितने परसेंट कौन सा एसेट था। एंड सेम इज द केस, ये तो एसेट साइड था ना, लायबिलिटी साइड भी देखें और लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी साइड, तो वहां पे भी इसे 100% ही इक्वलेंट रखा गया है, यानी इसे हमने किसकी इक्वल कर दिया है? बिल्कुल ही 100% की इक्वल। तो हमने ये भी अलग कर लिया कि कितने परसेंट हमारे पास ओनर्स इक्विटी है और कितने परसेंट हमारे पास लायबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि उसमें ये दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं कि वहां पे ये दोनों चीजें कैसे लाई जा रही हैं। दीज रिजल्ट्स रीइंफोर्स द अर्लियर ऑब्जर्वेशन दैट क्वालिटी इज चूजिंग टू फाइनेंस इट्स ग्रोथ थ्रू रिटेंशन ऑफ अर्निंग रादर देन दोज ऑफ इशूइंग एडिशनल डेट। यानी ये भी ये चीज बता रहे हैं कि वो ज्यादातर ये है कि जो भी फाइनेंसिंग के लिए चाहिए हमें, वो ज्यादातर बेस कर रहा है ऑन रिटेन्ड अर्निंग रादर देन ऑन द लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट पे इतना ज्यादा बेस नहीं कर रहा, ये ज्यादा बेस किस पे कर रहा है? ओवरऑल योर व्हाट वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग्स पे, और वहीं से इसे फाइनेंसिंग ज्यादा आसानी से और अच्छी मिल सकती है। नाउ फर्दर दैट इज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब गौर से देखें तो यहां पे टोटल जो सेल्स थी आपकी, टोटल सेल्स थी, उसमें आपने ना सेल्स जो है ग्रॉस सेल्स वो 104% है। तो इसका मतलब है उसने टोटल किसको लिया है? उसने लिया है यहां पे नेट सेल्स को। याद रखिएगा ये हमेशा नेट सेल्स को ही बेस रखा जाता है इन कॉमन साइज ऑफ सेल्स। कि जब भी हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो इस इनकम स्टेटमेंट में हमेशा हम किसको सामने रखते हैं? नेट सेल्स को। तो ग्रॉस सेल्स हमें हमेशा क्या आएंगी? नेट सेल्स से ज्यादा आएंगी। उसमें से जब आप माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सो देन वी हैव अ नेट सेल्स दैट इज इक्वल्स टू 100%। उसके बाद देख लें सीजीएस निकल रहा है, सीजीएस हमारे पास 61-62% इक्वल आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 38, 37%, देन 12%, 11.5, 5%, 5.9, एंड देन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7। अब ये देखें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो गए हैं ओवर द ईयर्स। बाकी चीजें और से देखें, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस दैट रिमेन्स द सेम, इनकम बिफोर टैक्सेस दोनों में तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन देखें ओवरऑल इनकम जो है वो भी बढ़ गई है ओवर द years. So that is how we have studied these vertical analysis. Quality appears to be profitable enterprise that is becoming even more successful. और देखें तो there is a increase, gradual increase आ रहा है from 2006 to 2007, कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता gradually उसमें increase आता जा रहा है। तो that means there is a difference that 2006 and 2007 the firm is progressing। क्या कर रही है फर्म? आहिस्ता 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 इसे क्या कर रही है? प्रोग्रेस करती जा रही है विद द टाइम। नाउ वर्टिकल एनालिसिस enables the companies comparison of companies of different sizes। ये किस काम आता है कि आपने अगर डिफरेंट साइज ऑफ कंपनीज हैं उनको अगर कंपेयर करना है तो ये इजीली इसके थ्रू आप कंपेयर करते हैं। बिकॉज यहां पे करते क्या है, जब भी हम बात करते हैं ये 100% लेते हैं, तो ये एक चीज को निग्लेक्ट कर देता है, दैट इज साइज इफेक्ट। अब बेशक इस कंपनी के यहां पे 2 जीरो बेशक ज्यादा हो या 3 जीरो ज्यादा हो, बेशक इधर में भी 2-4 जीरो ज्यादा हो, नो मैटर, इट रिमेन्स एट द 100%। इस 100% को आप चेंज नहीं करेंगे और ना ही बाकी किसी वैल्यू में चेंज आएगी, क्योंकि ये बाकियों में ये बताएगा कि कितने परसेंट जा रहे हैं। देखिए सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम साइज की नहीं होती। इट समटाइम्स हैपेंस कि ये सारे के सारे डिफरेंट पे सेट होते हैं।
किस तरह डिफरेंस सेट होते हैं? कोई फर्म अपनी डॉलर में वैल्यू ला रही है, किसी की 26 आउटलेट्स हैं, किसी की 2 आउटलेट्स हैं। अब यहाँ पे मैं कहूं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द एप्पल एंड ऑरेंजेस, कि हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। जब हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इट मीन्स, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे दैट वी रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ व्हाट वी कैन से योर ओवरऑल रिक्वायरमेंट, और यू कैन से दैट ओवरऑल स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट। तो उसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए वी रिक्वायर टू मल्टीप्लाई इट बाय वी रिक्वायर टू सेट इट इक्वल्स टू 100%। सो वी हैव अ क्लियर वैल्यू के हाँ जी कितनी परसेंटेज कौन सी चीज लाए कर रही है। जेसी पेनी अर्न नेट इनकम मोर देन 4,208 times larger than quality of JC Penney net income as percentage of dollar is 5.6 is only 4% of quality is 2.6। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर नेट इनकम देखें तो कितनी आ रही है डॉलर्स में, वो है 264। अब यहाँ पे देखें तो कितनी आ रही है, 1.11 मिलियन उसकी आ रही है, एक की कितनी आ रही है, 264 मिलियन है। अगर मैंने टर्म्स ऑफ डॉलर्स कैलकुलेट करूं तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किया तो मैंने कहा नहीं, क्वालिटी वाला ज्यादा कमा रहा है एज कंपेयर टू जेसी पेनी कंपनी। कि जेसी पेनी कंपनी जो है वो कम कमा रही है, दैट इज ओनली 5.6% ऑफ नेट सेल्स, जबकि जो आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो तकरीबन 12.6% ऑफ नेट सेल दे आर अर्निंग। नाउ दैट इज अ डिसीजन। लेकिन अगर मैं ये परसेंटेजेस हटा दूं साइड से, तो यहाँ पे पीछे आपके एनालिसिस में क्या बचेगा, सिर्फ नेट इनकम है 264 और 1.11 मिलियन। तो यहाँ पे आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे दैट जेसी कंपनी इज वेरी एक्यूरेट, वो बिल्कुल सही जा रही है, बट दैट एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैपन, ये इस तरह होता नहीं है। नाउ स्टार्टिंग विद द रेशियो एनालिसिस। रेशियोज एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे आप। वर्टिकल एनालिसिस भी देख लिया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी देख लिया। नाउ द थर्ड टूल इज द रेशियो एनालिसिस। रेशियोज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग द सिलेक्टेड आइटम्स। अब क्या कर रहे थे, अभी तो हम सिर्फ बैलेंस शीट की परसेंटेजेस को अक्यूमुलेट कर रहे थे और उन परसेंटेजेस को सामने रखते हुए ही हम वैल्यूएशंस कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की, किसकी बात करेंगे, रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप अमंग द सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा, यानी कि सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा सामने रखेंगे। फाइनेंशियल रेशियो क्लासिफिकेशंस आती हैं, तो यहाँ पे 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। कौन कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है मीटिंग द शॉर्ट टर्म लिबिलिटी टू कंपनी ऑफ अ कंपनी टू पे इट्स मैच्योरिंग ऑब्लिगेशन, कि कितनी ताकत है कि ये अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आराम से पे कर सकता है। एंड मीट द अनएक्सपेक्टेड नीड ऑफ कैश, कि अनएक्सपेक्टेड नीड ऑफ कैश को सामने रखते हुए ये कैसे अपनी ओवरऑल ऑब्लिगेशंस को कवर अप कर सकता है। इन द केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी बेटर है। मेजर्स द इनकम एंड ऑपरेटिंग सक्सेस ऑफ अ कंपनी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इनकम और ऑपरेटिंग सक्सेस उसकी कितनी है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो देन वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर। Then there is a solvency. Solvency means measures the ability of a company to survive over a long period of time. कि वो कितने ज्यादा अपने आप को इसकी एफर्ट करेगी कि उसके लिए वो सर्वाइव कर जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हाउ मच इज द सर्वाइवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कितना उसकी सर्वाइवल एग्जिस्ट करती है। So these are the 3 things on which your overall financial ratio analysis lies. इन्हीं के ऊपर फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस आपका लाए करता है और इन्हीं के ऊपर बेस करते हुए ही आपका फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस सामने आता है। रेशियो एनालिसिस, द सिंगल रेशियो बाय इटसेल्फ इज नॉट वेरी मीनिंगफुल। जो भी मैंने स्टार्ट की बात की थी कि जब तक कंपैरिजन नहीं होगा किसी काम का नहीं है। यू नीड समथिंग टू कंपेयर, कि मेरे पास कोई चीज हो जिससे मैं कंपेयर करूं। द डिस्कशन ऑफ रेशियो विल इंक्लूड फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपैरिजन। एक होता है कि मैं अपनी ही कंपनी, इंट्रा कंपनी में है कि मैं कहूं जी हाँ जी पिछले साल इतनी रेशियो सी, फिर इतनी रेशियो हो गई है। इंटर कंपनी का मतलब है कि 2 कंपनीज का आपस में कंपैरिजन हो जाए, कि आप कहें जी मैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ मैच करके देख रहा हूं कि क्या मेरी परफॉर्मेंस उससे बेहतर है या नहीं है, या कोई कंपनी आपने बेंचमार्क सेट की हुई, आप उस बेंचमार्क से मेजर कर रहे हैं। और थर्ड थिंग क्या होता है, इंडस्ट्री एवरेज, कि अपनी इंडस्ट्री में से 5 फर्म्स की आप सेम रेशियोज निकालेंगे और उस रेशियोज की एवरेज ले लेंगे, यानी आप 3-4 कंपनीज पिक करें, उनकी वही रेशियोज निकालें और उन रेशियोज का एवरेज ले लें, उससे क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री एवरेज। और फिर आप उस इंडस्ट्री एवरेज से अपने रिजल्ट्स को कंपेयर
करें. So that is required if there is a ratio analysis. The single ratio has no meaning at all. कोई meaning उसके लिए exist नहीं करता, कोई meaning उसके लिए है ही नहीं. First one started with the liquidity ratio. Measure the short-term ability of a company to pay maturing obligation and to meet unexpected needs for cash. यानी क्या होगा कि measure करेगा short-term ability of a company, short-term ability of a company measure करे to pay its maturing obligations. क्या करे वो? Maturing obligations को pay करे and to meet unexpected need for cash. कि मीट कर दे अनएक्सपेक्टेड नीड फॉर कैश को, कि जो भी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड नीड फॉर कैश है वो आराम से मैयर हो जाए. That means short-term creditors such as bankers and suppliers are particularly interested in assessing the liquidity. Ratio includes current ratio, asset test ratio, receivable turnover and inventory turnover. These ratios are included in the liquidity analysis or liquidity ratios. ये ratios include होती हैं in liquidity form. Now first one liquidity ratios. The current ratio, first हम लोग कहां से स्टार्ट करें? current ratio for 2007. फार्मूला क्या है इसका? current assets divided by current liabilities. क्या इसका फार्मूला? current assets divided by current liabilities. That is equals to the current ratio. किसकी इक्वल होगा ये? करंट रेशियो की इक्वल होगा. अब वहां से मैं वही जो अभी हमने पिछली बैलेंस शीट्स पढ़ी है मैं वहीं से वैल्यूज उठा रहा हूं. 10200000 दैट इज करंट एसेट्स and current liabilities 344,500 that is your overall current liabilities. तो आंसर क्या आ रहा है? 2.96:1. The ratio of 2.96:1 means that every dollar of current liability quality has 2.6 of करंट एसेट. यानी जो क्वालिटी हमारे पास फर्म है उसको $1 ऑफ लाइबिलिटी को कवर करने के लिए उसके पास $2.96 ऑफ एसेट पड़े. मींस इन अ इंडिविजुअल वे वी कैन से दैट इट्स अ गुड बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड द करंट परफॉर्मेंस. ये तो 2007 का ओनली दिया है ना, बट इसके आंसर को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो देख लें. The ratio of 2.96:1 means that for every dollar of current liability, quality has $2.96 of current assets. यानी उसके पास कितने एसेट पड़े हुए? $2.96 of current assets. Now here it is. You can see that compute asset test ratio. अब यहां पे देखिए तो यहीं से हमने पिक की थी वैल्यूज. टोटल करंट एसेट ये रहे हमारे पास जो हमने पिक की थी यहां से वैल्यू जो अभी वहां पे यूज हो रही थी वो यहीं से पिक की थी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि ये हमारे पास क्या चीजें होती हैं. सो अगेन कैश. अब देखें जब हम बात करते हैं एसेट टेस्ट निकली कहां से? लिक्विडिटी से निकली है. अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की तो सबसे पहले करंट एसेट्स में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आती हैं देयर इट इज कैश, इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म एंड इन्वेंटरी. ऐसे टेस्ट कहते हैं कि आप इसमें से भी लीस्ट लिक्विड एसेट को निकाल दें. तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड एसेट है वो इन्वेंट्रीज है. क्या है वो? इन्वेंट्रीज है. बिकॉज कैश और इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड हो जाएंगी, लेकिन लीस्ट लिक्विड कौन सी चीज है? दैट इज इन्वेंट्रीज. तो कहता है इसमें से आप इन्वेंट्रीज को भी माइनस कर दें और बाकी उसके अलावा सारे के सारे करंट एसेट्स को ले लें. तो वहां पे देखें यहां पे नीचे भी है ये कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड रिसीवेबल्स. ये तीनों के तीनों इसमें ऐड किए. इन्वेंट्रीज को हम बीच में से एक्सक्लूड कर दिए. क्या कर दिया हमने? एक्सक्लूड कर दिए बिकॉज वी रिक्वायर मोस्ट लिक्विड एसेट टू आइडेंटिफाई द एसेट टेस्ट रेशियो. तो अब इन तीनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे? करंट लाइबिलिटीज. बिकॉज फार्मूला रिमेन्स द सेम. इन सारों को डिवाइड करेंगे किससे? करंट लाइबिलिटी से. Now you can see that the formula is like this: cash plus short term investment plus receivables divided by current liabilities. तो हमारी सारी वैल्यूज पुट की हमने, डिवाइड किया से 344,500 से एंड दैट रिमेन्स 1.02. कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.02. The asset test measures the immediate liquidity. अब एक्चुअल में अगर गौर से देखें तो हमारे पास करंट रेशियो कितनी थी? 2.96 और एसेट टेस्ट सारी 1.02. इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? दैट इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री.
किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है? इन्वेंट्री। मीन्स टू से कि तकरीबन 50 से 60% आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो इन्वेंट्री की वजह से है। तो इसका मतलब है यहां पे आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, आपके पास इन्वेंट्री डंप हुई हुई है। इसका एनालिसिस का रीजन क्या है कि इन्वेंट्री क्या है, आपस में डंप हुई हुई है, लोग उसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब वो इन्वेंट्री डंप हुई हुई है तो इसका मतलब है वो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री डंपिंग। उसे क्या कहेंगे हम? इन्वेंट्री डंपिंग। और इसीलिए ये निशानी होती है कि आपकी इन्वेंट्री डंप हुई हुई है यहां पे, और उसकी और वो कितना शो हो रहा है? ऑलमोस्ट तकरीबन 2 के करीब जो है वो सारी सारी इन्वेंट्री डंप्ड है, यानी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, इन्वेंट्री आपने रोक के रखी हुई। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस। देखिए अब रेशियोज को हम आपस में लिंक भी करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? लिंक करते जा रहे हैं, ताकि हमारे पास एक क्लियर आई पिक्चर आ सके कि हाँ जी इन्वेंट्री किस तरह हम लिंक कर रहे हैं। नाउ वी हैव लिंक्ड द करंट एसेट्स एंड एसेट टेस्ट रेशियो। इन दोनों को हमने आपस में लिंक कराया है ताकि हमें पता लगे कि इन्वेंट्री कैसे मैयर हो रही है। नाउ फर्दर कंप्यूट द रिसीवेबल टर्नओवर। नाउ रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब है कि आपके रिसीवेबल्स कितनी दफा इन द ईयर सर्कुलेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द डे 1 आपने किसी को 100 रुपए क्या नाम है उधार पे चीजें दी, तो उसने कुछ अरसे बाद आपको 100 रुपए वापस कर दिए। फिर आपने उधार पे दी चीज, फिर वापस आ गए पैसे, फिर उधार पे दी, फिर वापस आ गए। तो ये जो आना जाना है ये कितने टाइम हुआ है इन अ ईयर, ये कितने टाइम्स हुआ है ओवर द ईयर, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। क्या कहेंगे इसे हम? रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स, ओनली क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज नेट रिसीवेबल्स, यानी कि एवरेज नेट रिसीवेबल्स यानी क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज नेट रिसीवेबल्स। अब ये एवरेज नेट रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, बिगिनिंग ईयर्स बैलेंस प्लस ending year whole divided by 2. So that is we are going to find the average net receivables. ठीक है, क्योंकि हम अगर या तो सिर्फ बिगनिंग लें या एंडिंग लें तो हम किसी एक स्नैपशॉट पे जा रहे होंगे, हमें ओवर द ईयर की नहीं मिलेगी। हमें ओवर द ईयर चाहिए तो वी हैव टू टेक द एवरेज, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि हाँ जी ये चीज हमें रिक्वायर्ड है, और इसी के थ्रू हम लोगों ने एनालिसिस करना है। सो दैट मींस वी रिक्वायर एवरेज नेट रिसीवेबल्स, और एवरेज कैसे आ रहे हैं? बिगनिंग ईयर प्लस एंडिंग ईयर डिवाइड बाय 2, दैट इज 2097,000 यानी 2.097 मिलियन। 180 प्लस 230 डिवाइड बाय 2, ये वही काम किया, बिगनिंग ईयर प्लस एंडिंग ईयर डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या है? 10.2 टाइम्स, यानी कि आपके रिसीवेबल्स इन सर्कुलेशन कितनी टाइम्स होते हैं? 10.2 टाइम्स। यानी कि आप फर्स्ट डे आपने किसी को उधार पे चीज दी, कुछ अरसे बाद रिसीव हो गई, फिर उधार पे दी, फिर रिसीव हो गई। तो ये साइकिल जो है तकरीबन 10 टाइम्स मूव करता है। कितना मूव करता है? ये 10 टाइम्स मूव करता है, यानी ये साइकिल रोटेट करता है। और ये याद रखिएगा, ये साइकिल जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, जितना कम होगा उतना नुकसानदेह। एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर मेरी इंडस्ट्री रेशियो आती है सपोज तकरीबन 15 या 16, तो अगर मैं कहूंगा कि हाँ जी 15 पे इंडस्ट्री एवरेज लाई कर दी 15 टाइम्स पे, और मेरा आंसर आ जाए जी 20 टाइम्स, तो मैं कहूंगा जी मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मेरी जो है रिसीवेबल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। नो, याद रखिएगा इन सारी रेशियोज में ना बहुत ज्यादा होना अच्छा होता है, ना बहुत कम होना अच्छा होता है। अब मैं कहता हूं अगर मेरा सपोज एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या नुकसान आता होंगे इससे? इससे खतरा है कि मेरी सेल डिक्रीज कर जाए। क्यों सेल्स डिक्रीज कर जाए? बिकॉज मैं अगर जल्दी जल्दी रिसीवेबल लूंगा तो लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री मेरे पास डेवलप नहीं हो पाएगी। लोग ये सोचेंगे ये तो क्रेडिट पे देता ही नहीं है चीजें, और अगर दे क्रेडिट पे तो हर दूसरे दिन मांगता रहता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, तो इसका मतलब होता है कि आपने जितना अपना सर्कल तेज रखा हुआ है, यानी कि आपने जितने टाइम ज्यादा रखा हुआ है, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट पे जो कस्टमर है वो आपसे खत्म होते जाएंगे, यानी ओवरऑल आपकी रिडक्शन इन सेल्स आने के खतरे ज्यादा हैं। तो दैट इज द व्हाट वी कैन फील दैट दिस इज नोन एज योर ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, एक लिमिटेड लेवल पे जो आपको एक्यूरेट आंसरिंग करे वही हमेशा सही रहता है, और उसी के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यूएशन करें तो दैट वुड बी मच बेटर, ये ज्यादा अच्छा रहता है।
कि हमने ना ज्यादा की तरफ जाना है ना कम की तरफ। हमने देखे अगर मैंने ज्यादा रिसीवेबल टर्नओवर कर दिए तो वहां पे मेरी क्रेडिट पॉलिसी को लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, इसकी क्रेडिट पॉलिसी तो है ही नहीं, क्रेडिट पे तो जाता ही कुछ नहीं है। तो जब क्रेडिट पे कुछ जाता ही नहीं है तो दैट मीन्स कि हमारे पास कस्टमर कम होते जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट पे बहुत सारे कस्टमर परचेज करते हैं। तो याद रखिएगा, ना ज्यादा अच्छा ज्यादा होना चाहिए बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा कम होगा तो आपके पैसे फंसे रहेंगे, और बहुत ज्यादा होगा तो क्रेडिट पे कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके पास। सो दैट इज द थिंग, इट मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम ऑन एवरेज द कंपनी कलेक्ट्स द रिसीवेबल ड्यूरिंग द पीरियड। Now here it is receivable turnover liquidity ratios. Here it is the variant of receivable turnover is to convert it into average collection period. अब हमने turnover फाइंड कर लिया, इसके साथ ही एक और ज्वाइंट में रेशियो आती है जिसे कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या कहते हैं उसे हम? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब जब एवरेज कलेक्शन पीरियड है कि ओवर द एवरेज हर साल में कितने दिन बाद आपके रिसीवेबल वापस आते हैं। नाउ मैंने वो आंसर किसमें फाइंड करना है? डेज में, कि अगर मैंने आज रिसीवेबल दिया है तो मुझे कितने दिन बाद ये रिसीवेबल वापस आता है, वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, 365 डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर, जो हमारे पास 10.2 आया था, उसको मैंने 365 को मैंने टर्नओवर से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया मेरे पास 35.78। यानी आपको रिसीवेबल्स अगर आपने पहले दिन दिए तो तकरीबन 36 दिन के बाद आपको आपके रिसीवेबल्स वापस मिल जाते हैं। तो दैट इज व्हाट वी नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसे क्या कहते हैं हम? एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि दैट इज द कलेक्शन ऑन एवरेज। दिस मीन्स दैट रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड ऑन एवरेज एवरी 36 डेज, यानी हर 36 दिन के बाद आपको रिसीवेबल्स कलेक्ट हो जाते हैं, और उसी के ऊपर आपने ये एनालिसिस किया हुआ है। Now compute the inventory turnover ratios in for 2007. अब रिसीवेबल टर्नओवर हो गया, अब नेक्स्ट बारी किसकी है? दैट इज ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री की बात की तो अगेन बिगनिंग प्लस एंडिंग इन्वेंट्री होल डिवाइड बाय 2, बिगिनिंग प्लस एंडिंग इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम कहेंगे दैट इज नोन एज आर इन्वेंट्री टर्नओवर, सीजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो हाउ इट वर्क्स देखिएगा, दैट इज 1281000, दैट इज आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एवरेज इन्वेंट्री 500,000 एंड 620,000 डिवाइड बाय 2। तो कितना इन्वेंट्री टर्नओवर है? दैट इज 2.31। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2.31? 2.31 का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री साल में 2.71 टाइम्स बिकती है, कि आज आपने इन्वेंट्री बनाना शुरू की और कुछ अर्से बाद बेच दी वही इन्वेंट्री, फिर आपने कुछ बनाना शुरू किया, फिर आपने फिनिश गुड्स सेल कर दी। तो ये जो सर्कल है ये साल में कितनी दफा चलता है? सिर्फ 2.31 टाइम चलता है। इसीलिए अब यहां पे हम किसको लिंक कर रहे हैं? यहां पे हम दो रेशियोज को लिंक करते हैं। वन इज करंट and acid test ratio, with inventory turnover। अब हमने जब एसिड टर्नओवर रेशियो निकाली थी तो हमने कहा था कि जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री की वजह से आ रहा है, और हमने ये भी कहा था इन्वेंट्री डम्प्ड है। इन्वेंट्री क्यों डम्प्ड है? बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर इज क्वाइट लो। इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ 2.31 टाइम्स है, दैट्स व्हाई इन्वेंट्री इज बीइंग डम्प्ड। तो यही रीजन है कि हमारे पास इन्वेंट्री डम्प्ड है, और यही हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन आती है फॉर द इन्वेंट्री टर्नओवर। ये इंटरप्रिटेशन है किसकी? इन्वेंट्री टर्नओवर की। नाउ फर्दर इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया। अब नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, ये भी निकालना है कि हमने आज इन्वेंट्री बनाई है तो कितने दिनों बाद सेल हो जाएगी। तो उसको क्या किया हमने? 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो हमारे पास आंसर है 159 डेज, यानी मैं आज अगर इन्वेंट्री बनाता हूं तो ये ऑलमोस्ट 160 डेज के बाद मार्केट में सेल होने के बराबर हो जाती है। तो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में वेरी कंसिडरेबली अमंग ईयर्स। कुछ की इन्वेंट्री पड़ी होगी, कुछ की इन्वेंट्री नहीं पड़ी होगी, तो इट में वेरी अमंग द इंडस्ट्री ऑफ द सेम लीग।
नाउ हियर कम्स द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी है और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, मेजर द इनकम और ऑपरेटिंग सक्सेस ऑफ अ कंपनी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या करता है इनकम एंड ऑपरेटिंग सक्सेस ऑफ अ कंपनी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितनी इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इनकम और लैक ऑफ इट अफेक्ट्स द कंपनीज एबिलिटी टू ऑब्टेन डेट एंड इक्विटी, यानी इनकम और द लैक ऑफ इट affects the company ability to obtain debt and equity financing। अगर इनकम नहीं होगी तो ना डेट फाइनेंसिंग मिलने के चांसेस है ना इक्विटी फाइनेंसिंग मिलने के चांसेस है, और लिक्विडिटी पोजीशन को भी ये बेहतर करने में मदद दे सकती है। Ratios includes profit margin, asset turnover on asset, return on common share equity earning per share and price earning payout ratio, यानी price earnings ratio and payout ratio। Now ratio analysis, then again further profitability analysis, compute the gross profit net profit margin। सबसे पहले हम क्या इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट रेशियो नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला होता है, नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स, नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स, दैट इज नोन एज प्रॉफिट मार्जिन। तो हम जब इसका पुट करेंगे तो दैट आंसर्स टू 63,800 2.097 million, so answer is 12.6% is your profit margin। अब ये वैल्यू जो है परसेंटेज में सामने आती है, किस में आती है, परसेंटेज। मेजर द परसेंटेज ऑफ ईच डॉलर ऑफ सेल दैट रिजल्ट्स इन नेट इनकम, यानी हर एक मेजर करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच डॉलर ऑफ सेल्स, क्या हम उसे मेजर करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच डॉलर ऑफ सेल्स दैट रिजल्ट्स इन नेट इनकम, जिसका रिजल्ट किस में आता है, नेट इनकम पे आता है। नाउ एसेट टर्नओवर, हम एसेट टर्नओवर को भी साथ साथ देखेंगे। एसेट टर्नओवर फॉर द रेशियो फॉर 2007 नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट, तो जिसे हम कहेंगे दैट इज नोन एज एसेट टर्नओवर, कि आपका $1 ऑफ एसेट कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज एसेट टर्नओवर, कि आपका $1 ऑफ एसेट कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं एसेट टर्नओवर। तो आंसर वुड बी लाइक दिस 2.097 1.95 lakh 1.83 million डिवाइड बाय 2। अब यहां पे भी देखें तो क्या लिया हुआ है, एवरेज एसेट लिया हुआ है, दैट इज द होल थिंग फॉर द एवरेज एसेट। सो 1.22 टाइम्स इज द आंसर, और यू कैन सी दैट इट्स जस्ट कुड बी अ रेशियो, यानी 1 टाइम ऑफ एसेट जनरेट्स 1.22 टाइम्स ऑफ सेल्स, यानी 1.122% ऑफ सेल्स या 1.22% ऑफ सेल्स। मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूज इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स, मेजर्स के कितनी अभी कंपनी एफिशिएंट है टू जनरेट सेल्स, किस वो सेल्स को जनरेट कर सके। नाउ कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, अभी वो क्या था, एसेट टर्नओवर। जब रिटर्न ऑन एसेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स या एवरेज टोटल एसेट्स। ये देखें एवरेज, जहां पे भी क्या लगेगा, एवरेज टोटल एसेट। अब रिटर्न ऑन एसेट है तो देन अगेन नेट इनकम देयर इज 263,800, 1.595 million and 1.835 million whole divided by 2, that is 15.4%, that is known as return on assets। क्या कहेंगे इसे हम, रिटर्न ऑन एसेट। एंड ओवरऑल मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये हमेशा याद रखिएगा, मेन मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है कि आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स कितना आ रहा है, दैट इज द मेन मेजरमेंट ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ कंप्यूट द रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, अभी वो कहता है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी थी, नाउ ओनली कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी, तो नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, अगर कोई होगा तो उसमें से माइनस कर देंगे, देन डिवाइड बाय एवरेज कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहां पे भी देखें तो एवरेज यूज हुआ है, इट मींस इट ऑलवेज बी एन एवरेज ऑन द डिनोमिनेटर, तो रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी आ गया, तो दैट इज 263,000 माइनस 0, क्योंकि पिछले साल थी कोई नहीं, एंड 795 एंड 1.003000 डिवाइड बाय 2, पिछले साल और इस साल की, तो दैट इज रिलेट्स टू द 29.3 इज योर रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। कितना, 2.29.3% इज द रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शो हाउ मेनी डॉलर्स ऑफ नेट इनकम द कंपनी अर्न फॉर ईच $1 ऑफ इन्वेस्टेड बाय ओनर, यानी कि हर
एक डॉलर जो आपके पास नेट इनकम, यानी हर एक डॉलर जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था, उस एक डॉलर ने कितनी अमाउंट अर्न की है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी. देन फर्दर रेशियो एनालिसिस दैट इज ऑफ अर्निंग पर शेयर. से क्या कहते हैं हम? अर्निंग पर शेयर. और इसका फॉर्मूला क्या है जी? ये देखें, 263,800, 27,000 प्लस 275,400 होल डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.976 पर शेयर. यानी कितनी उसकी वैल्यू आ रही है? $0.97 पर शेयर. दैट इज द अर्निंग पर शेयर. यही नेट इनकम ऊपर थी, वेटेड एवरेज कॉमन शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग, जितने भी कॉमन शेयर होल्डर्स आउटस्टैंड थे तो उससे हमने डिवाइड कर दिया. द वैल्यू इज $0.97 पर शेयर. A measure of net income earned on each of the common stock, यानी कि the measure of net income, जितनी भी हमारी net income earn हुई है on each share of common stock, ये हमें शो करना लाजमी है कि हर शेयर होल्डर ने कितना कमाया है. Then there is a price earning ratio. Compute the price earning ratio for 2007. Market price per share of stock divided by earning per share. Market price divided by earning per share. You can see that MPS divided by EPS like this. So that is known as price earning ratio. ये क्या कहलाती है हमारी? प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर. द प्राइस अर्निंग रेशियो रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर्स असेसमेंट, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स असेसमेंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर एसेट, यानी कि इन्वेस्टर असेसमेंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर अर्निंग, कि कितनी फ्यूचर अर्निंग है. दैट इज 12.0.097, दैट इज 12.4 पर टाइम्स. ये कितना है? 12.4 टाइम्स इज योर प्राइस अर्निंग रेशियो. यानी कि अगर आपने $1 और अर्न करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट $12.4 मोर. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो. द प्राइस अर्निंग रेशियो रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर असेसमेंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर अर्निंग. ये फ्यूचर अर्निंग की असेसमेंट का एक टूल है. कंप्यूट द पे आउट रेशियो इन 2007. पे आउट रेशियो क्या होता है? कि कितनी % ऑफ इनकम आपने जो है वो डिविडेंड को दे दी है. तो कैश डिविडेंड जितना दिया डिवाइड बाय नेट इनकम, तो हम कहेंगे दैट इज नोन एज पे आउट रेशियो. क्या कहेंगे इसे हम? पे आउट रेशियो. एंड मेजर द परसेंटेज ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड. दैट इज नाउ 61,200 is your cash dividend. 263,800 is your overall what we can say net income, and that results in the 23.2%. कितना रिजल्ट आ रहा है? 23.2%. Measure the percentage of earning distributed in the form of cash dividend. यानी वो परसेंटेज मेजर कर रहा है जो अर्निंग्स की जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी जितना भी डिविडेंड दिया उसमें जितना डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो इसमें शो हो जाती है. नाउ फर्दर अनदर वन इज द डिविडेंड यील्ड. ये क्या आएगा? डिविडेंड यील्ड. डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, इसे कहते हैं हम डिविडेंड यील्ड, यानी डीपीएस ओवर एमपीएस, लाइक दिस. DPS divided by EPS, so that is known as dividend yield. Dividend per share of common stock कितना है? $0.8 and $0.60. यानी 2009 और 2010 में आपके पास क्या है? इंक्रीज इन कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स आ गए. मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, so that means 27 and 41. तो इनको जो हमने आपस में डिवाइड किया डीपीएस और एमपीएस के थ्रू, तो देन वी हैव अ रिजल्ट दैट इज नाउ नॉर्मली कम ओवर हियर. डिविडेंड यील्ड ऑन कॉमन स्टॉक कितनी है? 2.2%. So that is how we are going to manage the dividend yield. Now there are certain operating profitability ratios. ये भी एक स्पेशल टाइप की रेशियोज है. इनका दूसरा नाम डुपॉन्ट एनालिसिस भी कहते हैं, डुपॉन्ट अप्रोचेस कहते हैं. ये डुपॉन्ट एक साइंसदान था जिसने इसके बीच में, मींस आई मीन टू से इकोनॉमिस्ट था, जिसने ये एक बीच की वैल्यू निकाली थी कि हम रेशियोज को इस तरह भी इवेलुएट कर सकते हैं. सो वी हैव एन आइडिया कि हम किस तरह इसके बीच में लाई करेंगे, बिकॉज आजकल की लाइफ जो होती है वो बहुत बिजी होती है, तो उसके लिए आपको जरूरी कि हर चीज सिंक्रोनाइज में होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई डुपॉन्ट एनालिसिस विल बी डेवलप्ड. ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? EBIT ओवर सेल्स इनटू टोटल एसेट इक्वल्स टू EBIT ओवर टोटल एसेट्स.
This is the operating profit return on total asset. To consider the negative effect of financial leverage, we examine the effect of interest on the percentage. यहाँ पे आप देखें EBIT over total asset भी निकला हुआ है, sales divided by total asset भी है, sales divided by EBIT भी। अगर मैं इसमें से गौर से देखें, ये आपस में कट देंगे ना, तो आप पीछे क्या बचेगा? EBIT over total taxes। तो इसका मतलब है EBIT over total taxes फाइंड करने के लिए you require EBIT and sales and you require your overall what we can say requirements. So these things are required for the operating profitability ratios. EBIT over sales into total asset equals to EBIT over total assets. This is the operating profit return on the total asset. To consider the negative effect of financial leverage, we examine the effect of interest rate. We examine the effect of interest rate expense as a percentage of total asset, as a percentage of total assets. Now further extension of that specific thing. ये अब देखें सेकंड आ रही है, here it is. EBIT total asset minus interest expense divided by total assets are net before tax and total assets. यहाँ पे इसका LCM लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट वही आएगी कि EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाती है? नेट बिफोर एक्सपेंस आई थी। वी कंसिडर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फंक्शनल लिवरेज विद फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर, यानी फंक्शनल लिवरेज के बजाय फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर सामने नजर आओ, इससे कहते हैं हम दैट इज नोन एज डुपॉन्ट एनालिसिस। नाउ दैट्स द थर्ड वन। अब यहाँ पे नेट बिफोर टैक्स आ रहा है into total assets divided by common equity, तो हमारे पास जो बचेगा that is net before tax. Again the things remains the same, वही है, ये आपस में कट जाएंगे। So बाकी जो बचेगा उसे हम कहेंगे that is net before tax divided by common equity. This indicates the pre-tax return on equity. To arrive at ROE we must consider the tax rate effect. यानी कि हमने जब भी ROE एक रीजनेबल ROE फाइंड करनी है तो वी नीड टू हैव अ टैक्स रेट इफेक्ट। हमारे पास क्या चीज सामने आनी चाहिए? टैक्स रेट इफेक्ट हमारे सामने होना चाहिए। Then that's the last one equation, net before tax into common equity into 100A minus income tax divided by net before tax whole divided by net income over common equity. That is also being a DuPont approach. So कितनी equations होगी? 4. So we have analyzed 4 DuPont approach for identifying the overall decisions on the, you can say on the overall system. तो यहाँ से हम आपको डिसीजन लेने में मदद दे सकते हैं। Now the next one is the solvency ratio. कि solvency ratio क्या होती है? Solvent होना क्या मतलब होता है? Solvency ratio measures the ability of a company to survive over a long period of time. ये किस पे लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना सर्वाइव करेगी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या मर्जर हो जाएगा या सर्वाइव करती रहेगी? डेट टू टोटल एसेट एंड टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड आर द टू रेशियोज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट पेइंग एबिलिटी, यानी डेट टू टोटल एसेट एंड टाइम पीरियड इंटरेस्ट अर्न। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर लाई करती हैं। Now the computing debt to total asset, total debt to total asset, तो आंसर क्या आया है? That is total debt to total asset. Now the next thing is regarding solvency is the time interest earned, कि टाइम कितना है जिसमें इंटरेस्ट अर्न किया गया। तो इसके लिए आंसर क्या होता है? EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि आप अपनी EBIT में से कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पे इंटरेस्ट फ्रॉम योर EBIT, यानी अपनी EBIT में से आप कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज टाइम इंटरेस्ट अर्न। तो 468,000 36,000 दैट इज 13 टाइम्स, यानी अपनी EBIT में से आप 13 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ये क्यों निकाली जाती है? इसलिए निकाली जा सकी तो ताकि ये पता लगे कि हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ में हैं, और फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो हमें किस तरह पता लग रही है? बिकॉज देयर इज हायर नंबर ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अमाउंट दैट कैन बी पेड 13 टाइम्स फ्रॉम द इनकम, provides an indication that the company ability to make interest payment as they come due, यानी कि कंपनी कितनी एबिलिटी की इंटरेस्ट पेमेंट करेगी एट द टाइम दैट इज ड्यू, जब भी वो ड्यू होगी। Then earning power and irregular items. Earning power means normal level of income to be obtained in future, यानी कि अर्निंग पावर क्या होती है? कि नॉर्मल लेवल ऑफ इनकम जो है वो फ्यूचर में भी जब परचेज किया जाए तो दैट मींस अर्निंग पावर। इररेगुलर आइटम्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इररेगुलर आइटम्स जो हैं वो भी सेपरेटली आइडेंटिफाई करने चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, लाइक
discontinued operations and extraordinary items. These irregular items are reported net of income taxes. यानी ये items जो होंगे रिपोर्ट कैसे किए जाएंगे? As a net of income statement. Income taxes. Now the discontinued operation refers to the disposal of significant component of business. अब यहाँ पे देखें disposal की बात कर रहे हैं. ये देखें disposal of components of business कि components of business जो है वो आप dispose of करना शुरू हो जाओ. Report the income loss from discontinued operations in two parts. कि जब भी लॉस आप इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए टू पार्ट्स होंगे. इनकम ग्रॉस फ्रॉम ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्सेस एंड गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नेट ऑफ टैक्सेस. कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्सेस एंड गेन ऑन डिस्पोजल नेट ऑफ टैक्सेस. यानी ये दोनों चीजें वो कहता है रिपोर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के दो पार्ट्स हैं. एक में वो कह रहा है क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? इनकम फ्रॉम क्वेश्चन दैट इज नेट ऑफ टैक्सेस एंड गेन ऑन डिस्पोजल दैट इज ऑल्सो बीइंग ऑन net of taxes. Now here is an illustration so you have a much clear idea regarding the earning power and irregular item. Let's see. During 2010 Acro Energy Incorporation has income from continuing operation of $560,000. यानी इनकम कितनी हो रही है उसे? 560,000 की. During 2010 Acro discontinued and sold its unprofitable chemical division. The loss in 2010 from the chemical operations net of 60,000 cases was 140,000. The loss on disposal of chemical division was 70,000, assuming a 30% tax rate. कितना tax rate है? 30%. अब यहाँ पे कर क्या? Loss in 2010 from chemical operations net of 60,000 was 140,000. Then it's almost disposal है जी तकरीबन 70,000 का. तो वो कहता है क्या करना चाहिए? तो let's see. इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग कितने? 560,000. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ गए. पहले लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस आ गए दैट इज 140,000. देन लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया दैट इज ऑफ 30,000. यानी डिस्पोजल आ गया 30,000 में. सो दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म 210,000 एंड दैट लीड्स टू 350,000. क्या है ये? किसके इक्वल है? 350,000 के ये इक्वल एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ये इस तरह वर्क करता है. जो इसमें एडजस्ट हुआ है वो क्या है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट ऑफ टैक्सेस. नाउ दैट इज बीइंग एडजस्टेड. अब ये क्या करना है हमने? इसमें एडजस्ट करना है बिकॉज ऑफ 560,000 140. अब ये दोनों चीजें लॉस क्या है? दीज आर द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. ये क्या कहलाएंगे? आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. और इन्हीं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को आपने एडजस्ट किया तो दैट वी हैव अ टोटल लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दैट इज 2110. और जब नेट इनकम निकाली तो दैट वी हैव 350,000. सो 140,000 और 70,000 दोनों मिलके क्या बनते हैं? लॉस ऑन ऑपरेशन और लॉस ऑन डिस्पोजल. ये क्या बन जाएंगे? लॉस ऑन ऑपरेशन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल. Now, discontinued operations, earning power and irregular item. Discontinued operations are reported after continuing operations. तो income statement CGS, interest revenue, interest expense, total income, income from continued operations. उसके बाद दोनों loss on operations and loss from dispositions. दोनों की दोनों आपने किसमें इंक्लूड करने हैं? That includes after income from continuing operations. यानी income from continuing operations जब complete हो जाएगी तो तब आपने इनको रिपोर्ट करना है. तो that becomes total loss from discontinued operations and previously labeled as net income that is now being reported. Extraordinary items are also a non-current material item that differ significantly from a company's typical business activities. किस पे डिपेंड करता है? Typical business activities. And extraordinary item must be both of unusual nature and occur infrequently. वो कहता है unusual nature भी होनी चाहिए और occurs क्या होना चाहिए? इसे infrequently, आहिस्ता आहिस्ता इसे occur होना चाहिए था. कंपनी मस्ट कंसिडर द एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स. कंपनी को एनवायरमेंट जरूर पता होना चाहिए कि किस एनवायरमेंट में वो ऑपरेट कर रही है. अमाउंट रिपोर्टेड एज नेट ऑफ टैक्सेस. नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी हमने एडजस्ट करना है. नाउ देयर इज अ सर्टेन टेस्ट और यू कैन से एन एक्सरसाइज फॉर यू इन विच यू कैन हैव टू सी अर्निंग पावर क्या होती है और इरेगुलर आइटम्स को कैसे डील किया जाता है. आर दीज कंसिडर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ये सारों की लिस्ट है जिसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि आइदर दे आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और दे आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. अ लार्ज portion of tobacco manufacturer crops are destroyed by hailstorm. Serve damage from hailstorm in locality where the manufacturer grows tobacco is rare.
यस, बिकॉज ये क्या है, स्टॉर्म के थ्रू है, अनयूजुअल है. सिट्रस ग्रोअर फ्लेयर क्रॉप इज डैमेज बाय फ्रॉस्ट, नो, बिकॉज ये नॉर्मल है, ठीक है ना, अनयूजुअल नहीं, इट्स अ यूजुअल. लॉस फ्रॉम सेल ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, दैट इज नो, ये भी नहीं आएगा, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल केस है. लॉस एट्रीब्यूटेबल टू अ लेबर स्ट्राइक, नो, दैट इज ऑल्सो बीइंग नॉट देयर बिकॉज अनयूजुअल आइटम नहीं है. Loss from flood damage the nearby Black River every 2 or 3 years. Every 2 or 3 years? No. अगर ना होता every 2 or 3 years, then yes. Any earthquake destroy one of the oil refinery owned by large multinational oil company. Earthquakes are rare in this geographical relation. Now it's yes. Write down of obsolete inventory, that is no, ये normal है. Expropriation of a factory by foreign government, yes, ये कभी कभी होता है, ये कभी रोज नहीं होता. एक्सप्रोप्रिएशन हम लोग रोज नहीं करते, ये वन टाइम या बहुत वंस फॉर अ कंपनी होता है, तो दैट्स मींस इट्स अ अनयूजुअल आइटम. Now another illustration so you have a more clear idea. In 2010 a foreign government expropriated property held as an investment by Arco Energy. If the loss is 70,000 before applicable income tax of $21,000, the income statement will report a deduction of 49,000. Income before tax कितनी है, 800,000. Income tax expense कितना है, 240. तो that is income from continuing operation. Discontinued क्या है जी, chemical operations जो है वो हमने क्या किया था, उसे डिसकंटिन्यू किया था, तो 60,000 की इनकम टैक्स सेविंग हुई थी, दैट इज 140,000. लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ केमिकल डिसीजन, दैट इज 140,000 एंड 70,000, दैट लीड्स टू 210,000. तो इनकम फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 350,000. कितनी आ रही है ये, 350,000. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑफ 49,000. कितनी आ रही है ये, 49,000. नाउ वेयर फ्रॉम वेयर इट कम्स, Here it is. ये 49,000 यहां मूव करके ये वो यही कह रहे हैं ना, द इनकम स्टेटमेंट विल रिपोर्ट द डिडक्शन ऑफ 49,000. कितने की डिडक्शन रिपोर्ट कर रहा है, 49,000 की, बिकॉज एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ 21%. यानी एक्सप्रोप्रिएशन कभी कभी होती है, इट्स अनयूजुअल, non-regular, non-repetitive, non-annuity based. So that means it is your overall extra appropriation of investment net of 21,000 income tax savings. Now earning powers and irregular items, extraordinary items are reported after income from continuing operation. इनकम स्टेटमेंट वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही है, अदर रही है, ये इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ गया. उसके बाद आप सीधा लेके आएंगे इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्सेस, कितना है, 539. सो वी हैव एडजस्टेड, सो वी हैव अ नेट इनकम ऑफ 54,461. तो यहां पे हम कहेंगे दैट इज नोन एज योर ओवरऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस दैट इज बीइंग एडजस्टेड. Now earning power and irregular items further reporting when both discontinued operation and extraordinary items are present. यानी रिपोर्टिंग करें जब discontinued भी है और extraordinary भी है. तो गौर से देखें तो यहाँ पे पहले क्या है, पहले आए discontinued and then extraordinary. सेम इज द केस जो हमने पहले भी पढ़ा है इनकम स्टेटमेंट के इश्यूज में, कि ये यहाँ पे भी डबल केस में इंक्लूड होगा, डिसकंटिन्यूड भी आ रहा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी इंक्लूड हो रहे हैं. नाउ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे कैसे आ सकता है, अकर्स व्हेन प्रिंसिपल यूज्ड इन द करंट ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड इन प्रीसीडिंग ईयर. जो प्रिंसिपल यानी कि वो कह रहा है अकर कब होता है, जब प्रिंसिपल यूज्ड इन द करंट ईयर विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर. जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस पीरियड में यूज किया है वही आप नेक्स्ट पीरियड में भी आप यूज करेंगे. अकाउंटिंग रूल परमिट्स अ चेंज इफ जस्टिफाइड. अगर वो चेंज, अकाउंटिंग रूल ये परमिट करते हैं कि आप चेंज कर लें, लेकिन वो चेंज जस्टिफाई होना जरूरी, यानी आप उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग दे के आप चलेंगे. चेंज आर रिपोर्टेड रेट्रोएक्टिवली, यानी कि ये हमेशा चेंज जो है वो पीछे से होते हुए कंप्लीट होते हुए आगे आएंगे. यानी एकदम से नहीं हम कहेंगे भाई इस ईयर को चलो इस चेंज पे कर लें, इस ईयर को इस चेंज में करें. नो, यू हैव टू अलाइन द प्रीवियस डेटा विद इट, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट में कितने साल का डेटा होता है, पहले भी बताया था, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ही डाटा मिनिमम होता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जो यानी अगर सपोज 2012 का है तो उसके अंदर 2011 का भी डाटा होगा. तो अगर यू आर गोइंग टू चेंज सम अकाउंटिंग रूल तो आपने सिर्फ इस साल में नहीं चेंज करने बल्कि प्रीवियस ईयर में भी चेंज करने, सो दैट योर एनुअल रिपोर्ट कैन बी इजीली बी कंपेयरेबल विद एनीथिंग.
एग्जाम्पल वुड इंक्लूड अ चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड सच एज लाइफो और टू एवरेज कॉस्ट। ये भी मैंने बात की थी कि लाइफो टू एवरेज कॉस्ट की वजह से जो है चेंज आ जाए तो दैट इज ऑलवेज बी देयर। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट सेल्स, सीजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देन होल नेट इनकम यहाँ पे जनरेटेड है, यानी दैट इज द होल नेट इनकम दैट इज बीइंग स्टडीड। ऑल चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एक्सेप्ट दोज रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी भी चेंजेस आए स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एक्सेप्ट द रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टॉक होल्डर, दैट इज इंक्लूडेड इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। रिपोर्टेड इन स्टॉक होल्डर इक्विटी अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेज, अनरियलाइज्ड गेन क्या है, जिसमें सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ी है, आपने कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं की हैं, तो दैट मीन्स इट्स अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेज ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी प्लस अदर आइटम्स, कोई और आइटम रहता है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड, यानी अनरियलाइज्ड गेन एंड अदर आइटम्स बोथ आर इंक्लूडेड इन योर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। Now comprehensive income, why are the gain and losses on available for sale security excluded from net income? क्या रीजन है? Because disclosing them separately reduces the volatility of net income due to fluctuation in fair value. यानी कि अगर उसे आप इनकम के साथ रखेंगे तो वो तो वॉलेटाइल है, वो तो हर थोड़े आपकी इनकम में वॉलेटिलिटी प्रोड्यूस कर देगा। अगर तो इससे क्या होगा, बिकॉज की फेयर वैल्यू हर थोड़े दिनों में फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो इसीलिए सेपरेट रखा गया ताकि हमारी इनकम स्मूथ नजर आए, इनकम सिमिलर नजर आए। Yet inform the financial statement user of a gain or losses that would be incurred if the securities are sold at fair value. That means कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को गेन और लॉसेस जो भी हुए इनकर हुए उसके बारे में आपने उसे इंफॉर्मेशन देनी है। The securities were sold on fair value, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू पे सेल आउट हो। Now there is a quality of earnings. A company that has high quality of earning provides full and transparent information that will not confuse and mislead user of financial statement. यानी quality of earning का मतलब ये होता है कि full and transparent information that will not confuse, यानी full and transparent information दें जो आपके users को confuse ना करे, उसे कहेंगे that is the quality of earning. Companies has incentive to manage income to meet or beat the Wall Street expectations. ये कंपनी के पास इंसेंटिव होता है कि वो आपके जो मैनेज इनकम को मैनेज करे टू मीट एंड बीट द बेंचमार्क, कोई बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ जैसे वॉल स्ट्रीट है, ताकि उसको आप बीट कर सकें। द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शंस इंक्रीजेस, दीज आर द बोथ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मैनेज द इनकम। और मैनेज इसीलिए की जाती है ताकि ये मार्केट प्राइस भी इंक्रीज करे और स्टॉक ऑप्शंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाए। अल्टरनेटिव अकाउंटिंग मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। वेरिएशन अमंग कंपनीज इन द एप्लीकेशन ऑफ गैप में हैम्पर कंपेरेबिलिटी, यानी गैप की वजह से दोनों की कंपैरिजन में मुश्किल आ जाए और उससे क्या होता है क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स रिड्यूस कर जाती है। प्रोफॉर्मा इनकम यूजुअली एक्सक्लूड आइटम्स दैट अ कंपनी थिंक एज अनयूजुअल एंड नॉन रिकरिंग। जो कंपनी सोचती है कि ये इवेंट्स नॉन रिकरिंग है या यू समझ लें कि अनयूजुअल है, तो प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट उन आइटम्स को निकाल देती है। सम कंपनीज हैव अब्यूज्ड द फ्लेक्सिबिलिटी दैट प्रोफॉर्मा नंबर्स अलाउ। कई दफा कंपनीज इस फैसिलिटी को मिसयूज भी करते हैं बिकॉज कि प्रोफॉर्मा जो नंबर्स हैं वो अलाउ करते हैं इस तरह के मिसयूज और अब्यूज को। Now, improper recognition. Sometimes there is an improper recognition. Some managers have felt pressure to continually increase earnings. हमेशा मैनेजर पे एक प्रेशर होता है कि प्रॉफिट जनरेट करो, प्रॉफिट जनरेट करो, प्रॉफिट जनरेट करो, एंड इसीलिए वो क्या होता है प्रेशर आ रहा होता है एंड हैव मैनिपुलेट अर्निंग, और इसी के लिए वो क्या करते हैं मैनिपुलेट करते हैं अर्निंग नंबर्स को, कि अर्निंग नंबर्स इस साल अगर पिछले साल का प्रॉफिट है तो वो इस साल भी आप ग्रोथ में शो कर दिया, पिछले साल का इस साल का लॉस जो पिछले से कवर अप कर लिया, मतलब मैनिपुलेशंस आप स्टार्ट कर देते हैं। अब्यूज इंक्लूड्स इम्प्रॉपर रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। क्या है ये कि आप इम्प्रॉपर रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू करें, जिसे हम कहते हैं चैनल स्टफिंग, इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस वर्ल्डकॉम, एंड फेलियर टू रिपोर्ट ऑल लायबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू एनरॉल। ये देखें चैनल स्टफिंग, वर्ल्डकॉम एंड एनरॉल आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज अब्यूजेस, कि पहले क्या आप रिकग्नाइज ना कर पाए, प्रॉपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सही तरह कैपिटलाइज ना कर पाए और सारी लायबिलिटीज को रिपोर्ट ना कर सके। So that's the end of our today's lecture, and today is the lecture number 27 in which we have studied the financial statement analysis.
ratio analysis, horizontal analysis, vertical analysis. Then we have seen the income statements, how the earning power and irregular items being managed, किस तरह manage किए जाते हैं earning power and irregular items, और उनको हमने manage करके quality of earnings को भी हमने study किया है. So that's the end of the lecture number 27. Allah Hafiz.